चलिए आज बात करते हैं जीवन के सबसे बड़े राज की, एक जीन की कहानी। कभी सोचा है हमारे शरीर की हर एक कोशिका मतलब हर एक सेल को कैसे पता होता है कि उसे करना क्या है? ये सब ना एक कोड में लिखा हुआ है और आज हम उसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, बस एक सेल, एक अकेली कोशिका, और उसे पता है कि एक पूरा इंसान कैसे बनाना है। हाथ, पैर, आंखें, दिमाग, सब कुछ। सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब कमाल का है, और ये जवाब छिपा है डीएनए के अंदर, एक बहुत ही सटीक, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड में। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम जीवन के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट से मैसेज भेजा कैसे जाता है और फिर पढ़ा कैसे जाता है। फिर बात करेंगे कि अगर कोड में कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जीवन का ब्लूप्रिंट। इसे आप एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह समझ सकते हैं। हर जिंदा चीज, चाहे वो पौधा हो या इंसान, उसको बनाने और चलाने के सारे निर्देश एक कमाल के मॉलिक्यूल में बंद हैं, और उस मॉलिक्यूल का नाम है डीएनए। जी हाँ, यही वो मास्टर प्लान है। तो किसी भी जीव का जो पूरा का पूरा डीएनए का सेट होता है ना, उसे हम कहते हैं उसका जीनोम। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में जिंदगी की हर किताब, हर निर्देश मौजूद है। यही जीनोम है हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट। पर यहाँ एक मजे की बात है, ये पूरी लाइब्रेरी यानी ये पूरा ब्लूप्रिंट एक जैसा नहीं है। इसके दो हिस्से हैं। एक है कोडिंग पार्ट, ये वो सेक्शन है जिसमें प्रोटीन बनाने के सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, मतलब काम की बातें। और फिर है नॉन कोडिंग पार्ट। अब ये सीधे सीधे प्रोटीन तो नहीं बनाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। नहीं, ये डीएनए को स्टेबल रखता है और भी कई जरूरी काम करता है। तो दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये मास्टर ब्लूप्रिंट डीएनए तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये इतना कीमती है, इतना जरूरी है कि ये सेल के न्यूक्लियस यानी उसके हेडक्वार्टर्स से बाहर नहीं जा सकता। तो फिर फैक्ट्री में मतलब सेल के बाकी हिस्सों में काम कैसे होगा? इसका एक तरीका है। एक वर्किंग कॉपी, एक फोटोकॉपी बना लो, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल वैसे जैसे किसी पुरानी कीमती किताब को लाइब्रेरी से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं होती, पर उसकी फोटोकॉपी आप ले जा सकते हैं। अब ये फोटोकॉपी बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले डीएनए से एक रफ ड्राफ्ट, एक कच्ची कॉपी बनती है। इसे कहते हैं एचएनआरएनए। इसके बाद इस कॉपी की एडिटिंग और प्रोसेसिंग होती है, मतलब कांट छांट। और आखिर में एक फाइनल क्लीन मैसेज तैयार होता है, जिसे एमआरएनए कहते हैं, जो अब फैक्ट्री तक जाने के लिए रेडी है। यहाँ इस इमेज में ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देखिए, डीएनए का वो जो डबल हेलिक्स है वो खुल रहा है, और उसका एक स्ट्रैंड, एक लड़ी, एक टेम्पलेट की तरह काम कर रही है। फिर इसी टेम्पलेट पर एक आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है। यही आगे चलकर हमारा फाइनल मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए बनेगा। अच्छा, तो ये जो पहली कॉपी बनती है एचएनआरएनए, वो एकदम रॉ फुटेज की तरह होती है। उसमें काम के शॉट्स भी हैं और कुछ फालतू हिस्से भी, तो जाहिर है इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। इसी एडिटिंग प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग। इसमें जो फालतू नॉन कोडिंग हिस्से हैं, जिन्हें इंट्रोन्स कहते हैं, उन्हें कैंची की तरह काटकर हटा दिया जाता है। तो बात सीधी सी है, एक्सॉन्स वो काम के हिस्से हैं, एक्सप्रेस होने वाले हिस्से, जिन्हें रखा जाता है। असली निर्देश इन्हीं में हैं। और इंट्रॉन्स वो बीच बीच में आने वाले हिस्से हैं, जिन्हें हटा दिया जाता है। तो जो फाइनल मैसेज बनता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा। चलिए, तो अब हमारे पास एक साफ सुथरा एडिट किया हुआ मैसेज यानी एमआरएनए आ गया है। अब क्या? अब बारी है इस मैसेज को पढ़ने की और उसके हिसाब से काम करने की। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, ट्रांसलेशन, मतलब कोड को क्रिएशन में बदलने का काम। अब इस मैसेज को पढ़ने के लिए सेल एक यूनिवर्सल डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है। इसी डिक्शनरी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये वही डिक्शनरी है। ये हमें बताता है कि आरएनए की भाषा को प्रोटीन की भाषा में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। एमआरएनए पर 3-3 लेटर्स का हर ग्रुप, जिसे कोडॉन कहते हैं, एक खास एमिनो एसिड को कोड करता है, और यही एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इस जेनेटिक कोड की कुछ बहुत ही कमाल की खासियतें हैं।
पहली, ये डीजेनरेट है, मतलब एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। एक तरह का सेफ्टी नेट है, ताकि छोटी मोटी गलतियों से ज्यादा फर्क ना पड़े। दूसरी बात, इसे बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के लगातार पढ़ा जाता है। और तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात, ये यूनिवर्सल है, मतलब एक बैक्टीरिया से लेकर एक ब्लू व्हेल तक लगभग हर जीव में यही कोड काम करता है। कमाल है ना? और फिर ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। एमआरएनए में लिखे कोड के हिसाब से अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। ये एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे पेप्टाइड चेन कहते हैं। फिर ये चेन खुद ब खुद फोल्ड होकर एक खास 3D शेप ले लेती है और बन जाता है एक फंक्शनल प्रोटीन। यही प्रोटीन जाकर सेल में अपना असली काम करता है। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन क्या होगा अगर इस कोड में, इस ब्लूप्रिंट में ही कोई गलती हो जाए? जी हाँ, कभी-कभी डीएनए कॉपी होते समय कुछ बदलाव या गड़बड़ियां हो जाती हैं, और इन्हीं बदलावों को हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे पॉइंट म्यूटेशन। ये एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की तरह है, जहां बस एक लेटर बदल जाता है। डिलीशन में कोड का एक हिस्सा ही डिलीट हो जाता है। डुप्लीकेशन में कोई हिस्सा कॉपी पेस्ट हो जाता है, मतलब रिपीट हो जाता है। और इन्वर्जन में तो कोड का एक टुकड़ा कटकर उल्टा ही जुड़ जाता है। और जाहिर है, हर गलती का असर भी अलग अलग होता है। जीन्स में जो बदलाव होते हैं, उनमें सबसे कॉमन है SNP, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। लंबा नाम है, पर मतलब आसान है। सोचिए, डीएनए की करोड़ों लेटर्स की किताब में बस एक लेटर का बदल जाना। यही छोटे छोटे फर्क हैं जो हम सबको एक दूसरे से थोड़ा अलग बनाते हैं, और ये बहुत काम के भी हैं। साइंटिस्ट इन्हीं SNPs को एक मार्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि पता लगा सकें कि कौन से जीन्स किन बीमारियों से जुड़े हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हमारे शरीर के हर सेल में, चाहे वो दिमाग का हो, दिल का हो या स्किन का हो, डीएनए तो बिल्कुल एक जैसा है, तो फिर एक ब्रेन सेल स्किन सेल से इतना अलग कैसे होता है? वो अपना काम कैसे जानता है? इसका जवाब है जीन कंट्रोल। एक मास्टर स्विचबोर्ड है जो ये तय करता है कि किस सेल में कौन सा जीन ऑन रहेगा और कौन सा ऑफ। और ये कंट्रोल सिस्टम ना कई लेवल्स पर काम करता है। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री के क्वालिटी चेक जैसा है। पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मतलब ये तय करना कि किसी जीन की फोटोकॉपी बनेगी भी या नहीं। दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल, जहां ये कंट्रोल होता है कि कॉपी की एडिटिंग कैसे होगी। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेवल, ये मैनेज करना कि फाइनल मैसेज हेडक्वार्टर से बाहर फैक्ट्री तक जाएगा भी या नहीं। इस पूरे कंट्रोल सिस्टम के जो मेन मैनेजर हैं, वो हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये खास तरह के प्रोटीन होते हैं। ये डीएनए पर जाकर खास जगहों पर चिपक जाते हैं और बिल्कुल एक लाइट स्विच की तरह काम करते हैं। ये ही जीन्स को ऑन या ऑफ करते हैं। इस टेबल से जीन कंट्रोल का लॉजिक और भी साफ हो जाता है। देखिए, कुछ प्रोटीन होते हैं एक्टिवेटर, जो गाड़ी के एक्सेलरेटर की तरह हैं। ये जीन को ऑन करते हैं। और दूसरे होते हैं रिप्रेसर, जो ब्रेक की तरह है। ये जीन को ऑफ कर देते हैं। तो किसी जीन से प्रोटीन तभी बनेगा जब एक्सेलरेटर दबा हो और ब्रेक लगा हुआ ना हो। ये बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन लॉक जैसा है। सही कॉम्बिनेशन लगेगा तभी तिजोरी खुलेगी। और कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब साइंटिस्ट को लगा कि उन्होंने जीन कंट्रोल की पहेली को लगभग सुलझा लिया है, तभी उन्हें एक और लेयर मिली। पता चला कि माइक्रो आरएनए नाम के कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद सीधे फाइनल एमआरएनए मैसेज को ही टारगेट करके जीन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल का एक और लेवल। इससे पता चलता है कि यह सिस्टम असल में कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए, जहां से शुरू किया था वहीं वापस आते हैं। सवाल था, अगर हर सेल में मास्टर ब्लूप्रिंट एक ही है, तो एक ब्रेन सेल स्किन सेल से इतना अलग क्यों है? अब हम जवाब जानते हैं। जवाब है जीन रेगुलेशन या जीन कंट्रोल। असली खेल इस बात का नहीं है कि कौन से जीन्स मौजूद हैं। असली खेल इस बात का है कि कौन सा जीन किस सेल में और किस समय पर ऑन या ऑफ किया जाता है। यही है जिंदगी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और शायद इसका सबसे गहरा राज। इस बारे में सोचिएगा जरूर।